हेलो दोस्तों, अनअकैडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक मूवी बहुत ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त, ओपनहाइमर। हो सकता है आप में से कई लोगों ने देख ली हो, नहीं देखी हो तो जा करके देखिएगा। उस मूवी में परमाणु बम का विकास कैसे किया गया है और ख़ास तौर से उस मूवी का नाम जो कि ओपनहाइमर रखा गया है, वो परमाणु बम के आविष्कारक या उसके जनक कहे जाने वाले जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के नाम पर ही बनाई गई है वह फिल्म। उस फिल्म की खास बात यह है कि उस समय काल को दर्शाती है, उस इतिहास को बताती है जब परमाणु बम का विकास किया जा रहा था, खास तौर से द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में। उस परमाणु बम के बनाने के दौरान किस तरह की आशंकाएं और किस तरह की चुनौतियां आई वैज्ञानिकों के सामने, और उसको बनाए जाने के बाद परमाणु बम के जनक का कैसा रिस्पॉन्स रहा, खास तौर से तब जबकि हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर एक दूसरा बम गिराया गया। इसके बारे में आप जा करके देख सकते हैं, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है इस पर बेस्ड है। और परमाणु हथियारों के संदर्भ में, चूंकि आज के समय अगर हम देखें तो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई बार इन बातों को कहा है, और पिछले कुछ दिनों में भी ये बात सुनने में आई है कि वे ऐसा कोई हमला कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई हमला होता है तो आप समझ सकते हैं कि इससे नाटो का क्या इम्पैक्ट होगा, या नाटो के द्वारा फिर एक प्रतिक्रिया की जाएगी। तो परमाणु हमला शुरू से ही ऐसा कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा विध्वंसक है, बहुत ज़्यादा विनाशकारी है, और अगर ये हमला एक तरफ से हुआ तो फिर लगभग दोनों ही तरफ कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हमला करने के बाद जो जवाबी हमले होंगे उसकी जो फिर एक नियति होगी वो बहुत ही ज़्यादा विध्वंसक होगी। आज के सेशन में हम समझेंगे कि किस तरह से ये पूरा विज्ञान काम करता है और विनाश का विज्ञान कैसे रचा गया, कौन कौन सी जरूरी बातें हैं जो हमें सीखनी है, और किस तरह से संधियां काम करती हैं। चूंकि भारत भी एक परमाणु संपन्न देश की श्रेणी में आता है, इसलिए हमारे लिए ये समझना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि भारत ने अब तक परमाणु से जुड़ी हुई, परमाणु बैन से जुड़ी हुई संधियों पर कोई भी हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, या भारत पर किस तरह के दबाव आते हैं। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन है मेनली बेस्ड रहेगा इससे जुड़ी हुई तकनीक और उन परमाणुओं पर या उन अवयवों पर जो इसके अंतर्गत इस्तेमाल किए जाते हैं। टॉपिक है विनाश का विज्ञान, परमाणु बम कैसे काम करता है। तो खबरों में क्यों है, क्योंकि हमने चर्चा कर ली कि हाल ही में जो मूवी आई है ओपनहाइमर, वो क्रिस्टोफर नोलन द्वारा बनाई गई है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रही है। तो ओपनहाइमर जो कि अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, एक रिसर्चर थे, उन्होंने परमाणु बम बनाने में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है और उनके ही नेतृत्व में फिर इसका विकास किया गया है। यूक्रेन की स्थितियों पर हमने बात की है कि यूक्रेन के अंतर्गत रूस के द्वारा ऐसी बातें कही जा रही हैं कि संभवतः अगर ज़्यादा रूस को हाशिए पर ढकेलने की कोशिश की गई तो रूस इसका इस्तेमाल कर सकता है। और एक और बात है इस महीने से जुड़ी हुई, अगस्त का चूंकि महीना चल रहा है, तो 6 अगस्त 1945 वह दिन था जब हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, और उसको क्या नाम दिया गया था? आ, उसका नाम था लिटिल बॉय। और उसके 3 दिन बाद एक और बम गिराया जाता है, जो कि गिराया जाता है नागासाकी पर। यानी कि ये जो बम की तारीख है, तारीखें अक्सर महत्वपूर्ण हो जाती है इतिहास के कालखंडों में, लेकिन हम फिर भी समझेंगे इसे कि 9 अगस्त का दिन था जब नागासाकी पर फिर फैटमैन नामक एक प्लूटोनियम बम गिराया गया। प्लूटोनियम बम क्या होता है? नाभिकीय या परमाणु बम जो है किस तरह की तकनीक पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, या संलयन पर काम करता है, या दोनों पर ही काम करता है? हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है, किस तरह से अलग है, ये सभी बातें जानेंगे। तो परमाणु हथियार क्या है, इस पर बात करें, फिर आते हैं इसकी तकनीक पर। देखिए, परमाणु हथियारों का नाम सुनते ही कई सारे देशों का एक दूसरे देशों पर जो दबाव है वो बढ़ता भी है और ख़त्म भी होता है। बढ़ता किसका है? जिसके पास परमाणु हथियार हैं, और जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है वो देश एक सामान्य सी मुद्रा में रहता है। तो इसीलिए ये एक वजह है कि भारत ने या फिर नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी इस हथियार को प्राप्त करने में आगे बढ़ रहे हैं, और प्राप्त कर भी लिया है। हमारे पड़ोसी पाकिस्तान के पास भी है, चीन के पास भी है। अगर आप प्रमुख परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को देखें तो उसमें कुछ नाम आते हैं, जैसे कि यूएसए, रशिया,
ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया। ठीक है, एक आध अगर कोई छूट गया हो तो बता दीजिएगा। तो परमाणु हथियार अपने आप में बहुत विनाशकारी है और सामान्य हथियारों की तुलना में अगर आप देखते हैं, सामान्य बमों की तुलना में देखते हैं, तो उसका जो विध्वंस है बहुत कम सामग्री के बावजूद बहुत बड़ा विध्वंस होता है। कई किलोमीटर तक का जो एरिया है वो इसके प्रभाव में आता है और लाखों लोगों की एक साथ मृत्यु हो जाती है, लाखों लोग धुएं में बदल जाते हैं। तो ऐसा विनाशकारी हथियार अपने आप में किसी भी देश को डराने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला परमाणु बम 1945 में जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था, दोबारा नागासाकी पर गिराया गया जिसकी हमने चर्चा की, और तिबारा गिराए जाने की अब संभावना बन सकती है, उम्मीद है कि ना ही गिराया जाए। तो इसका विज्ञान क्या है, कैसे काम करता है? तो परमाणु हथियार या परमाणु बम बनाने की तकनीक में एक शब्द जो छुपा हुआ है वो आप लोगों को मालूम है क्या है? परमाणु, इसी को कहते हैं एटम। तो परमाणु क्या है? परमाणु किसी भी पदार्थ की एक मौलिक इकाई माना गया है। मौलिक इकाई का मतलब कोई भी पदार्थ सामान्य रूप से परमाणविक अवस्था से ही शुरुआत करता है, उसके बाद किसी सामान्य प्रक्रिया से परमाणु को नहीं तोड़ा जा सकता या परमाणु उसके अंदर नहीं जा सकते सामान्य प्रक्रिया से। ठीक है, लेकिन अगर हम रिएक्शंस को कुछ जटिल करें तो इसके अंदर भी जाया जा सकता है, फिर उसको हम सब एटॉमिक लेवल कहते हैं। लेकिन हमारे शरीर से लगा करके हवा तक जो भी हमें दिखाई देती है वो सब परमाणु या एटम के मॉलिक्यूल से मिलकर के बने हुए हैं। तो ये हुई परमाणु की एक सामान्य परिभाषा। अब इसके अंदर है क्या क्या, अगर हम इसको ब्रेक करेंगे, इसके अंदर जाएंगे, आज के समय तो वैज्ञानिक रिसर्च जो है इसके बहुत गहरे जाने में लग गई है। खास तौर से उसका मकसद चूंकि थोड़ा सा दूसरा है, वो हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीवन के रहस्यों को सुलझाने की दिशा में प्रयास कर रहा है। वो ये जानना चाहता है कि मूल कण आखिर क्या है, कहाँ से आ रही है, ऊर्जा की स्थापना या उत्पत्ति कैसे हो रही है, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि ऊर्जा को केवल परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे में जो मूल ऊर्जा है वो कहाँ से आई, इस पर रिसर्च है, वो थोड़ा सा अलग विषय है। अभी हम बात करते हैं परमाणु बम से जुड़ी हुई तकनीक पर। तो परमाणु यानी कि एटम है, ठीक है, किसी भी पदार्थ की मूल इकाई है, यानी इस पेन में, इस बोर्ड में हर चीज जो है परमाणुओं से मिलकर के बनी है, मैं और आप भी। तो एक परमाणु को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक न्यूट्रॉन होगा, ठीक, एक प्रोटॉन होगा। यहां संख्या मायने नहीं रखेगी, संख्या अलग अलग हो सकती है, मैं आपको केवल उदाहरण दे रहा हूं, और इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपस में मिल करके एक नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसके चारों ओर फिर एक बादल जैसा होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, यानी नकारात्मक ऊर्जा से होते हैं। प्रोटॉन क्या है? धनात्मक। और न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एक नाभिक का निर्माण करते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये हो गया नाभिक। अब यहां पर एक समझने वाली बात है कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का निर्धारण करती है कि वो तत्व कौन सा होगा। मान लीजिए हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन और 1, ठीक है, ये उसके कुछ अन्य कई उसके समस्थानिक भी होंगे, उस पर भी बात करते हैं। और उसमें मौजूद न्यूट्रॉन की संख्या उसके समस्थानिकों का निर्धारण करती है। तो किसी भी परमाणु में एक जैसे जो भी दो परमाणु होंगे, या 3 होंगे या 4 होंगे, अगर उनका जो तत्व है यानी कि प्रोटॉन की संख्या है अगर वो एक जैसी है तो केमिकल कंपोजिशन में एक जैसा होगा। लेकिन अगर उसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो वो उसका आइसोटोप होगा, समस्थानिक होगा, लेकिन उसकी जो परमाणुविक प्रॉपर्टी होगी वो दूसरे से अलग होगी। थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, आसान कर लेते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं, और नाभिक के चारों ओर की जो संरचना है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमती रहती है। अब चूंकि आप यूपीएससी के विद्यार्थी हैं इसलिए ये उम्मीद आपसे की जाएगी कि आप चीज़ों को थोड़ा सा डीप में जाकर के पढ़ें। तो ये हुई परमाणु की संरचना। अब आते हैं इस परमाणु ऊर्जा के पीछे के विज्ञान पर। एक जो सामान्य बम बनाया गया था वो परमाणुविक विखंडन या नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से बना था।
अभी हम उस पर चर्चा करेंगे और इसके बाकी जो अन्य तरीके हो सकते हैं इसको बनाने के उसको भी देखेंगे। तो नाभिकीय विखंडन, अब हमने पीछे वाली स्लाइड में ये समझ लिया है कि आखिर नाभिक किसे कहते हैं। नाभिक बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के। तो नाभिकीय विखंडन अर्थात क्या हुआ, नाभिक का बिखर जाना। विखंडन का मतलब ही है कि टूट जाना, विखंडित हो जाना, ठीक। इसी को क्या कहते हैं, फिजन, न्यूक्लियर फिजन। तो विखंडन तब होता है जब एक न्यूट्रॉन एक बड़े परमाणु से टकराता है। अब देखिए इसको और आसान करते हैं। कोई भी परमाणु होता है उसकी जो प्रकृति है उसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर के नाभिक का निर्माण करते हैं, उनकी एक तरीका होता है, उनका तरीका होता है कि आपस में मिल करके उसको एक बैलेंस्ड रखने की कोशिश करते हैं। हमेशा चाहते हैं कि एक बैलेंस बना रहे, क्योंकि बैलेंस जैसे ही बिगड़ेगा वो अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि जो परमाणु है उसका नाभिक बिखर जाएगा, ठीक। तो दो छोटे परमाणुओं में टूट जाएगा, दो अन्य कणों में टूट जाएगा, फिर वो मूल कण नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, लेकिन सामान्य तौर पर लगभग जितने परमाणु हैं वो स्थिर रहने की कोशिश करते हैं और स्थिर होते हैं संख्या के हिसाब से भी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो काफी अस्थिर होते हैं, उसमें से ही एक का नाम है यूरेनियम, ठीक। अभी हमने आइसोटोप की बात की जो कि न्यूट्रॉन की संख्या से निर्धारित होते हैं। तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है परमाणु बम बनाने में या परमाणु रिएक्टर्स के अंतर्गत, ठीक है। यूरेनियम 235 मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए 238 सामान्य रूप से मिलता है, जिसको हम संवर्धित करते हैं 235 में। अभी इस पर आएंगे। अब आते हैं यहां पर कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या है और कैसे काम कर रही है। नाभिकीय विखंडन का मतलब हमने समझ लिया कि नाभिक का टूटना, किसी भारी नाभिक का हल्के नाभिक में टूट जाना। लेकिन क्या इतनी आसानी से टूट जाएगा? इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इसलिए तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि मान लीजिए कोई एक नाभिक है, उसमें कुछ स्थितियां प्रोटॉन की हैं, कुछ न्यूट्रॉन की हैं, काफी सारे मिलकर के जुड़े हुए हैं। लेकिन जैसे ही उसको एक और न्यूट्रॉन मिला, उसका जो नाभिक है वो अस्थिर हो गया, ठीक है। उसने इसको सोख लिया एक अन्य न्यूट्रॉन को, और यहां से इसका भार इतना बढ़ गया कि ये फिर टूट गया। इससे इसका जो नाभिक था दो हल्के नाभिकों में टूट गया, और जब टूट गया तो यहाँ पर कुछ और न्यूट्रॉन निकले, ऊर्जा निकली। अब इस तरीके से चलता जाएगा। अभी आप चेन रिएक्शन समझेंगे। तो उत्तेजित होने और दो छोटे परमाणुओं में विभाजित होने के लिए प्रेरित करना, हमें बेसिकली आप समझिए क्या करना है। परमाणु बम भी कुछ यही करता है। अब आपको ये बात एकदम क्लियर समझ में आएगी कि कैसे प्रक्रिया काम करती है। ये है एक नाभिक, एक परमाणु का, इस पर एक न्यूट्रॉन दाग दिया गया। जैसे इसने न्यूट्रॉन को सोख लिया, ये टूट गया, ठीक है। जैसे ही टूटा तो इससे लगभग 2 या 3 न्यूट्रॉन और निकल गए। अब ये गया अगले एटम के पास, अब इसने उसको तोड़ दिया। मतलब जरूरी नहीं कि हर टूट ही जाए, लेकिन उस रिएक्शन में इतने होने चाहिए या होते हैं, इतना कैलकुलेशन किया जाता है, क्योंकि जटिल प्रक्रिया है, इसीलिए जटिल कहा जाता है कि हर कोई नहीं बना सकता। लेकिन जिसने इस तकनीक को बनाया है वो इस पर काम इस तरह से करते हैं। अब ये फिर से टूट जाएगा। अब क्या निकलेगा, फिर दो छोटे नाभिक और अन्य न्यूट्रॉन। तो आप समझ सकते हैं कि कैलकुलेशन फिर कितनी आगे चलती चली जाएगी। और जैसे ही ये सभी चीजें एक साथ टूटेंगी तो यहाँ से बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी। और वही ऊर्जा जो एक बड़े धमाके के रूप में एक साथ दिखाई देती है, क्योंकि पूरी प्रोसेस बहुत तेजी से होगी, और जैसे ही बहुत तेजी से होगी तो उससे बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, और ये पूरा चेन रिएक्शन चलता चला जाएगा जब तक एक अंतिम परमाणु भी ना टूट जाए। यही प्रक्रिया होती है उस बम में जो बनाया जाता है। तो यानी कि हम इसे दो तरह से समझ सकते हैं। एक चेन रिएक्शन की प्रक्रिया जो हमने यहां समझ ली कि चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। दो बातें समझिए, अगर ये चेन रिएक्शन कंट्रोल अवस्था में नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, तो क्या होगा? बहुत सारी ऊर्जा निकलेगी, बहुत बड़ा धमाका होगा, जिसका उदाहरण है न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल तरीके से करा लें, यानी कि जो धमाका है उस तरह से ना हो, ठीक है, तो हम क्या प्राप्त करेंगे? तो हमें ऊर्जा जो मुक्त हुई है वो इस तरीके से मुक्त नहीं होगी कि एकाएक बड़े धमाके के रूप में निकल गई, क्योंकि बहुत सारी ऊर्जा है। हम उसको धीरे धीरे करके प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाई जाएगी, ठीक।
तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं वो कुछ इस तरह से काम करते हैं, जहां पर चेन रिएक्शन तो होता है लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होता कि धमाका संभाला ना जा सके या धमाका हो जाए। वहां पर चेन रिएक्शन होगा, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज होगी और उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आती है एक तकनीक के बीच की बात, जहां पर यूरेनियम के एनरिचमेंट या संवर्धन की बात आती है। मतलब कि अगर ये बात आपको समझ में आ गई कि यूरेनियम का यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, तो एक सवाल ये भी होगा कि अगर सर यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी यूरेनियम लेकर के फिर तो परमाणु बम बना ही लेगा। अगर हमें इतनी जानकारी है तो वैज्ञानिकों को तो इससे कहीं ज़्यादा जानकारी है, उनके पास उपकरण है वो चीज़ें बना लेने के। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए जो यूरेनियम अभी हमने बात की, यूरेनियम इतना ज़्यादा रिफाइन होना चाहिए ताकि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके या चेन रिएक्शन उसमें चल सके। तो समझिए, प्राकृतिक रूप से जो यूरेनियम पाया जाता है उसका लगभग 99.3% जो आइसोटोप है या एक उसका अवयव है वो है यूरेनियम 238 का। अभी हमने पीछे इसकी चर्चा की। ठीक है, और यूरेनियम 238 पर आप ये चेन रिएक्शन नहीं करा सकते क्योंकि इसका जो अयस्क है इतना ज़्यादा रिफाइन नहीं है कि वो इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेगा। तो वो ब्लास्ट ही नहीं होगा उस तरह से और रिएक्शन भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कंसंट्रेट करेंगे, इसको और एनरिच करेंगे और ज़्यादा साफ करेंगे। ठीक है, तो हम इसे को एनरिच करते हुए बनाएंगे यूरेनियम 235। तो अगर आप यूरेनियम 235 को देखेंगे तो न्यूक्लियर जो भी रिएक्टर्स हैं उसमें 3 से 4% के आसपास इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बम बनाना है, विखंडन बम, तो उसमें लगभग 90% तक इसको एनरिच्ड या संवर्धित होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिफाइन। अब यहाँ दिक्कत एक ये है कि इसकी जो रिफाइनिंग की प्रोसेस है वो एक ही है, या आप उसको 3 से 4% तक रिफाइन करते हैं या आप उसको ले गए 90% तक रिफाइन करने में। क्योंकि आप इस प्रक्रिया के तहत दिख तो यही रहा होगा कि भाई आप न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए काम कर रहे हैं। एक ऐसा ही आरोप ईरान के ऊपर लगा था। ईरान जब इस पर काम कर रहा था तो जो परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है, उन्होंने जाकर के रिसर्चेस की, वो इस पर निगरानी रखते हैं वैश्विक स्तर पर कि अब नए तरीके से परमाणु बम ना बनाए जा सके। तो कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ चीज़ों को छुपाया, तो ये संदेह हुआ यूएसए को कि शायद वो इसका एनरिचमेंट करके यहाँ तक लेकर के आना चाह रहे हैं और वो एक परमाणु बम बना रहे हैं। क्योंकि अगर 3 से 4% तक आपको रिफाइन करना है तो सिंपल प्रोसेस है, जल्दी हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक लंबे समय तक उसको रिफाइन करते ही जा रहे हैं, वहाँ पर शक होना लाजमी है। उसके बाद यूएस ने, आपने देखा, ईरान के ऊपर सैंक्शन और वो सारी चीज़ें। ठीक है, वो प्रक्रिया दरअसल यही थी कि इसको एनरिच करना पड़ता है 90% तक। तो अगर कोई करेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि इतना सिंपल है नहीं। और दूसरी दिक्कत ये भी है कि अब अगर हम उस पर रोक लगाएंगे तो वो कह देगा अगला देश कि भाई हम तो केवल न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही जटिल मामला हो जाता है। अब समझें कि परमाणु हथियार को कैसे विस्फोटित किया जा सकता है या फिर धमाका होता कैसे है। और ये कौन सा है, ये विखंडन वाला है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द आएगा क्रांतिक द्रव्यमान या फिर क्रिटिकल मास। तो परमाणु विखंडन को बनाए रखने के लिए एक आवश्यक विखंडनीय पदार्थ का न्यूनतम द्रव्यमान होता है। यानी कि अगर हमें विखंडन की प्रक्रिया करानी है तो वहां पर हमें क्रिटिकल मास तक पहुंचना होगा, यानी न्यूनतम उतना द्रव्यमान हमारे पास होना चाहिए जो इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सके और एक चेन रिएक्शन में इसका इस्तेमाल हो सके। तो अब आप ये सोच करके देखिए, अगर हमने क्रिटिकल मास वाला एक पदार्थ ले जा करके रख दिया कहीं पर, तो वो तो एक बार में ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके साथ एक समस्या ये आती है कि अगर इसको बना लिया, क्रिटिकल मास बना करके हमने रख लिया, तो वो समय से पहले या टारगेट पर ले जाने से पहले ब्लास्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी एक प्रोसेस बनाया गया है। इसको क्या करते हैं कि अलग अलग स्तर पर दो तरह से डिवाइड कर लेते हैं और एक गन मेथड बोलते हैं इसको, याद रखिए, गन मेथड। ठीक है, गन मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें गन का इस्तेमाल किया जाता है, गन रूपी बैरल का। तो हम क्या करेंगे या क्या किया जाएगा इस प्रक्रिया के अंतर्गत कि क्रिटिकल मास प्राप्त ना हो सके, इसलिए पदार्थ को अलग अलग स्तर पर दो भागों में करके रख लिया जाएगा। इसको रख लेंगे एक ऐसी संरचना में। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर है पहला आधा हिस्सा और आधा हिस्सा यहां पर है। अब इसको यहां से एक फायर किया जाएगा बुलेट से। तो जैसे ये फायर होगा, ये वाला हिस्सा बहुत तेजी से जाकर के इससे टकरा जाएगा और जैसे ही पूरा क्रिटिकल मास जुड़ेगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही जो बम था वो हिरोशिमा में इस्तेमाल किया गया था, जिसका नाम लिटिल बॉय था। तारीख हमने समझ ली 6 अगस्त 1945।
अब आगे देखें, दूसरा एक और तरीका जो नागासाकी में इस्तेमाल किया गया था वो हमने चर्चा की कि प्लूटोनियम नामक एक प्लूटोनियम डिवाइस था जिसको फैटमैन कहा था, जो हमला हुआ था 9 अगस्त को। तो यहाँ पर ऐसे कुछ टेस्ट हुए हैं, मतलब ये प्रक्रिया गन मेथड से अलग है। यहाँ पर एक प्लूटोनियम डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा और इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो ऐसे जो टेस्ट हुए हैं, ट्रिनिटी टेस्ट जो ओपेनहाइमर ने किए थे, और नागासाकी पर बम विस्फोट जो हुआ था उसमें इसका इस्तेमाल किया गया था। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, एक बड़ा सा बम टाइप का बनाएंगे, ठीक है। और याद रखिएगा ये उस प्रक्रिया से थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें गन मेथड का इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एक्सप्लोजिव लगा करके इसको अंदर ही ब्लास्ट किया जाएगा। इसमें जो क्रिटिकल मास प्राप्त करना है वो इसके अंदर ही है, इसलिए बाहर की ओर ब्लास्ट ना होकर के अंदर की ओर ब्लास्ट होगा, इम्प्लोजन होगा इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं इम्प्लोजन बॉम्ब, ठीक है। तो अगर आपके पास लिख करके आ जाए इम्प्लोजन बॉम्ब कौन सा है, उदाहरण प्लूटोनियम वाले बम जो बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक बम और है जिसको हम हाइड्रोजन बॉम्ब के नाम से जानते हैं, या फिर थर्मोन्यूक्लियर बॉम्ब। कौन सा बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बॉम्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन के 2 समस्थानिकों का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा 3 समस्थानिक के आइसोटोप होते हैं, ठीक है। 1H1, 1H2 और 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसमें से जो दूसरा और तीसरा है इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में। इसमें भी कुछ प्रक्रिया डबल तरह की अपनाई जाती है, याद रखिएगा। ये इतना सिंपल नहीं है, इसमें क्या है कि 2 चीज़ों को एक साथ कंबाइन करना है, मतलब कि हाइड्रोजन में जो हाइड्रोजन के 2 समस्थानिक है ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, इन दोनों को रख दिया जाएगा यहाँ पर। अब इनका इस्तेमाल धमाके के लिए अगर करना है तो बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा प्रेशर की आवश्यकता पड़ेगी। क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तापमान और बहुत ज़्यादा दबाव। तो वो हम कैसे प्राप्त करेंगे, यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर एक धमाका हम कराएंगे इसको धमाका करने के लिए, और ये वाला धमाका मान लीजिए विखंडन की प्रक्रिया से किया गया, जिससे आपको पता है बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। तब फिर फिजन की प्रक्रिया जब हम करा देंगे तब यहाँ पर फ्यूजन की प्रक्रिया होगी, क्योंकि ये वाली जो तकनीक है ये कैसे काम करती है, ये काम करती है फ्यूजन पर, यानी कि संलयन पर। शुरू में हमने जो परमाणु बम को देखा वो कौन कौन से थे, जो हिरोशिमा पर छोड़ा गया था वो था नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया, ठीक है, फिजन पर। और ये कौन सा है, फ्यूजन पर। तो नाभिकीय विखंडन के अलावा नाभिकीय संलयन से भी बम बनाए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया से जो बम का हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, इस बात को याद रखिए। तो ये धमाका करता है। अब इस धमाके की खास बात यह है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से जो बम बनता है, सामान्यतः न्यूक्लियर बम, ये उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा ब्लास्ट कर सकता है। उसकी जो लिमिटेशंस है वो हैं, उसके लिए गणना की जा सकती है, थ्योरेटिकली ये बताया जा सकता है कि इससे बड़ा बम नहीं बनाया जा सकता। लगभग 500 किलो टन के आसपास वो होता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 50,000 किलो टन भी ये पहुँच सकता है। तो इसका धमाका बहुत बड़ा होगा तुलनात्मक रूप से, अगर आप देखते हैं किससे, विखंडन की प्रक्रिया से बनाए गए बॉम्ब से। तो अगर आप देखें एटॉमिक बॉम्ब वर्सेस हाइड्रोजन बॉम्ब, तो एटॉमिक बम को क्या कहते हैं, विखंडन वाले, और ये संलयन बम, ठीक है। अंतर क्या है, जो विखंडन से बना हुआ बम है उसकी तुलना में नाभिकीय संलयन से बने हुए बम कहीं ज़्यादा बड़े धमाके कर सकते हैं। लेकिन अगला कहता है द बॉम्ब वर्क बाय यूजिंग ए स्मॉल प्राइमरी फिजन रिएक्शन टू ट्रिगर अ लार्जर सेकेंडरी फ्यूजन रिएक्शन। यानी यहाँ पर 2 तरह के रिएक्शन की जरूरत पड़ती है हाइड्रोजन बम में, पहला फिजन रिएक्शन और दूसरा फ्यूजन रिएक्शन। आगे कहता है कि फ्यूजन रिएक्शन रिलीजेस 3 to 4 टाइम मोर एनर्जी देन फिजन रिएक्शन, हमने देख लिया। लेकिन आसान कौन सा है बनाना,
क्योंकि यूरेनियम की लिमिटेशन है, इसलिए उसको एनरिच करना बहुत मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसको फोड़ने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें एक विखंडन वाली प्रक्रिया चाहिए, वहां पर यूरेनियम की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसलिए पूरी प्रक्रिया आज आपको दिखती है कि लोग कह तो देते हैं, दावे कर देते हैं, लेकिन बाकी देश भी ऐसे हैं जो इस तकनीक को पाना चाहते हैं, लेकिन इतना सिंपल रह नहीं गया इसको बना पाना। लेकिन जिनके पास है उन्हें संभाल कर रखने चाहिए, क्योंकि तकनीक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा विनाशकारी है। तो एक बार ये समझ लें कि जब कोई परमाणु बम में विस्फोट होता है तो उससे कितना नुकसान हो सकता है, ये सवाल भी तो होगा कि किस तरह से उससे नुकसान होता है। तो लगभग 4 तरह की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसी भी बड़े धमाके से। पहला तो जैसे ही वो फटेगा तो बहुत तेज उससे एक शॉक वेव निकलेगी, और उस शॉक वेव के सामने जो भी चीज आएगी वहीं कहीं धराशायी हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, चाहे वो कोई घर हो, इमारत हो, कोई गाड़ी हो, कुछ भी जो उस शॉक वेव के अंदर में आएगा, जैसे ये। दूसरा, बहुत तेज लाइट होगी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रकाश एक साथ, इतनी ज्यादा आग जो है वो जलेगी, तो वहां पर अगर कोई देख रहा हो वो अंधा हो जाएगा। तीसरा, इतनी ज्यादा हीट होगी, इतनी ज्यादा तापमान बढ़ जाएगा उस क्षेत्र में कि जो भी उसकी चपेट में आएगा वहीं पर राख हो जाएगा। उसके अलावा इससे जो रेडिएशन निकलेगा वो भी 2 तरह से निकलेगा। एक तो इसके विस्फोट होने के जस्ट 1 मिनट बाद, और एक रेडिएशन होगा लंबे समय के बाद। तो इस क्षेत्र में फिर जो भी व्यक्ति रहने आएगा वो अपने आप में रेडिएशन का शिकार होगा, और रेडिएशन भी कौन सा, बहुत तगड़ा वाला, यानी कि गामा रेडिएशन, जो किसी भी व्यक्ति के डीएनए तक पहुंच करके डीएनए को तोड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का डीएनए क्षतिग्रस्त हो जाए तो उसके जीवन का जो आनुवंशिक पदार्थ है वो क्षतिग्रस्त होगा, और डीएनए के क्षतिग्रस्त होने से उसको किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं इसका आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। और ना केवल उस व्यक्ति को, बल्कि उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी उससे प्रभावित होगी। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा कि मानवता के अंतर्गत जो युद्ध हो रहे हैं वो केवल उस पीढ़ी के अंतराल को नहीं पूरा करेगा, यानी उसका जो प्रभाव है केवल उस पीढ़ी पर नहीं होगा। मान लीजिए पुतिन की लड़ाई हो रही है, यहाँ पर जेलेंस्की है, या भारत के अंतर्गत कोई एक राजनेता है, या भारत से दूसरे देश के साथ शत्रुता है, इसका प्रभाव आने वाली कई पीढ़ियों पर पड़ेगा और कई हजार सालों तक वो रेडिएशन वहां पर फैला रह सकता है। ठीक है, अब समझते हैं भारत की एक टाइमलाइन को कि भारत के अंतर्गत परमाणु हथियारों का उपयोग या फिर इसका निर्माण हमने किस तरह से किया था। 1944 का दौर था जब भारत के परमाणु विज्ञानी होमी भाभा ने कांग्रेस को परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए सहमत किया था। शुरुआत में इस पर जो गहन रिसर्च है उसमें होमी जहांगीर भाभा और जो शुरुआती वैज्ञानिक थे विक्रम साराभाई, इस तरह के लोगों का नाम आता है। तो 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने मूलभूत अनुसंधान संस्थान की स्थापना की और धीरे धीरे इस बात को आगे बढ़ाया कि शायद हमें एटॉमिक एनर्जी को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और खासतौर से तब ये बात और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया। 1950 का दशक था जब भारत में प्लूटोनियम और अन्य बम के घटकों के उत्पादन की योजना पर शुरुआती अध्ययनों को शुरू किया गया था। यानी हम ये ढूंढ रहे थे कि भारत में किस तरह से हम इसका निर्माण कर सकते हैं, हमारे पास सामग्री कहाँ से आएगी, क्योंकि बाकी देश तो हमें बताएंगे नहीं, वो ना ही वो तकनीक बताएंगे। 1962 में जब भारत चीन का युद्ध हुआ तो भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमने देखा हमारे कितने ही सारे सैनिक वहाँ पर हताहत हुए, उनकी मृत्यु हुई, वीरगति को प्राप्त हुए। लेकिन हम चीन से युद्ध हार गए। तो हमें ये समझ आया कि आने वाले समय में हमारे पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो कुछ बड़ा हो, क्योंकि अगर चीन ने कुछ समय में नाभिकीय हथियारों को प्राप्त कर लिया, अब हम उससे और पीछे हो जाते। 1966 में भारत ने अपने परमाणु कार्यक्रम को समेकित किया और 74 में अपना पहला विस्फोट किया स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है, उसके बाद 1998 में हमने 11 मई 1998 को पोखरण में 3 परमाणु बमों का परीक्षण किया और हम नाभिकीय शक्ति वाले देशों की लीग में शामिल हो गए। हालांकि इसके बाद बहुत सारा विरोध हमें सहना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद हमने ये बताया कि जो परमाणु हथियार हमने प्राप्त किए हैं उसका उद्देश्य किसी पर हमला करना नहीं है, बल्कि शांति को स्थापित करना है। एक शब्द है जो बहुत चलता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध की दुनिया में, डेटरेंस। डेटरेंस का मतलब होता है कि अगर सामने वाला आपको एक झापड़ मारेगा तो आपके पास भी दूसरा झापड़ मारने की शक्ति उसको होनी चाहिए। वो शक्ति होना ही पर्याप्त है कि ना वो आपको मारेगा ना आप उसको मारेंगे। अगर सामने वाले को दिख रहा है आप कमजोर हैं तो वो आप पर हावी होने की कोशिश करेगा। ऐसे में एक शक्ति संतुलन की बात आती है, जहां पर एक न्यूक्लियर स्टेट दूसरे न्यूक्लियर स्टेट पर इसलिए न्यूक्लियर हमला नहीं करेगा कि अगर गलती से उसने हमला किया तो दोबारा जवाबी हमले के बाद फिर कुछ रह नहीं जाएगा दोनों ही देशों के पास। तो एक बड़ी बात है।
ठीक है, तो ये एक हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी में ये चीज़ें हमने लिखी भी हैं। अब आते हैं एक प्रश्न पर जो पूछा जा चुका है, परमाणु रिएक्टर और परमाणु बम के मध्य अंतर है। परमाणु रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि परमाणु बम में होती है। परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है, परमाणु रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती। और डी है, परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती, जबकि यह परमाणु रिएक्टर में होती है। तो आपको इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देना है। एक और सवाल लेते हैं आज के लिए। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, परमाणु बमों में विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए चेन रिएक्शन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, लेकिन परमाणु रिएक्टरों में कोई भी श्रृंखला अभिक्रिया या चेन रिएक्शन नहीं होता, एक स्टेटमेंट कहता है। दूसरा, परमाणु रिएक्टर में अभिक्रिया नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम में अनियंत्रित होती है। और तीसरा, कार्बन या ग्रेफाइट छड़ों का उपयोग रिएक्टरों में मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। कभी नाभिकीय रिएक्टर वाला एक अलग से टॉपिक करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर आप इसको देखना चाहें, तो उसमें विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे रिएक्टर्स काम करते हैं, उनकी तकनीक कैसे अलग है, ठीक है, और भारत में कौन कौन से रिएक्टर हमारे पास हैं। तो आपको बताना है इसमें से कितने कथन सही हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या फिर कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आपको दोनों ही सवालों के जवाब देने हैं और देखते हैं किसका यहाँ पर जवाब सही होता है। तो आपसे मिलते हैं अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए, और आप इस विषय के बारे में क्या जानते हैं और कैसे इस विषय को देखते हैं वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। पढ़ते रहिए, शुक्रिया।